Good morning, student. Today we will discuss about chapter number 15, some natural phenomena, that of 8th class science. Okay, so start from exercise question number first. That is, which one of the following cannot be charged easily by friction? कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑब्जेक्ट है जो इजीली चार्ज नहीं किया जा सकता बाय द मेथड ऑफ फ्रिक्शन? मींस कंडक्शन, कन्वेक्शन, फ्रिक्शन, ये सारे जो हमारे टॉपिक्स रहते हैं जिसमें हम चार्ज करते हैं अनचार्ज बॉडी को. ओके, सो हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट कि जो हमारी नॉन कंडक्टिंग जो मटेरियल होते हैं ना वो इजीली चार्ज होते हैं बाय फ्रिक्शन. जैसे लास्ट में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रखा है कि नॉन कंडक्टिंग जो मटेरियल रहेंगे उनको इजीली कर सकते हैं हम बाय फ्रिक्शन चार्ज. ठीक है, सो यहाँ पर हमारा प्लास्टिक स्केल नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, बैलून नॉन कंडक्टिंग, एक वुलन क्लॉथ नॉन कंडक्टिंग. ठीक है, तो इनमें जो कंडक्टिंग मटेरियल है उसको हम इजीली चार्ज नहीं कर सकते एंड दैट इज कॉपर रोड. और कॉपर रोड हमारा रहेगा आंसर. ओके, सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर. नेक्स्ट वन इज व्हेन ए ग्लास रोड इज रब विद ए पीस ऑफ सिल्क. दोनों हमारे नॉन कंडक्टिंग मटेरियल रहेंगे, ग्लास रोड और पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ. ओके, एंड द क्लॉथ बोथ एक्वायर पॉजिटिव चार्ज. हमें इनमें से ऑप्शन बताना है कि कौन सा ज़्यादा सुटेबल रहेगा. कि क्लॉथ एंड बोथ रिक्वायर पॉजिटिव चार्ज. अब दोनों पे पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट वन, बिकम पॉजिटिवली चार्ज वाइल द क्लॉथ बिकम नेगेटिवली चार्ज. ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव यस ट्रांसफर हो सकते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन इज द क्लॉथ बोथ एक्वायर नेगेटिव चार्ज. दोनों पे नेगेटिव भी मुश्किल. बोथ बिकम नेगेटिव चार्ज वाइल वन क्लॉथ हैज पॉजिटिव चार्ज. मीन्स हमारे पास बी और डी ऑप्शन के अंदर ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है क्योंकि एक ऑब्जेक्ट जब चार्ज पार्टिकल छोड़ता है तो दूसरा उसको गेन करता है. ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इन दोनों में तो बी जो ऑप्शन हमारा वो राइट आंसर रहेगा कि रोड होती है ना वो पॉजिटिवली चार्ज रहेगी बल्कि जो क्लॉथ है उसके पास नेगेटिव चार्ज रहेंगे. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वन, ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट के अंदर लाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर. कि आपके पास टू टाइप्स के चार्जेस है. ठीक है, लाइक और अनलाइक. लाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं. एज यू डिस्कस इन योर चैप्टर, लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर. ठीक है, तो जो लाइक चार्जेस होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, हमेशा रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट नहीं करते. और अनलाइक चार्ज हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. सो स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट का रहेगा हमारा फॉल्स स्टेटमेंट. ओके, यानी कि लाइक चार्जेस आपस में हमेशा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ना कि अट्रैक्ट, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है. नेक्स्ट वन, ए चार्ज ग्लास रोड. नेक्स्ट वन इज ए चार्ज ग्लास रोड इज अट्रैक्ट ए चार्ज प्लास्टिक स्ट्रो. ठीक है, तो ए चार्ज ग्लास रोड हैज पॉजिटिव चार्ज. जो चार्ज ग्लास रोड होती है उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज, बल्कि जो प्लास्टिक की स्ट्रो रहेगी उसके ऊपर हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज. ठीक है, सो अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, चार्ज ग्लास रोड अट्रैक्ट ए चार्ज प्लास्टिक स्ट्रो. और यही रीजन होता है कि प्लास्टिक स्ट्रो के पास नेगेटिव चार्ज है और हमारी जो ग्लास का सरफेस है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. ओके, सो ए चार्ज ग्लास रोड अट्रैक्ट ए चार्ज प्लास्टिक स्ट्रो. यस ट्रू, क्योंकि दोनों के पास चार्जेस कैसे हमारे डिफरेंट चार्ज. ठीक है, और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. नेक्स्ट वन, लाइटनिंग कंडक्टर कैन नॉट प्रोटेक्ट ए बिल्डिंग. क्या लाइटनिंग कंडक्टर किसी बिल्डिंग को लाइटनिंग से नहीं बचा सकता? तो फिर लाइटनिंग कंडक्टर हम यूज़ किस लिए करते हैं? तो लाइटनिंग कंडक्टर कोई भी बिल्डिंग होती है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है. ठीक है, तो इसमें कैन नॉट लिख रखा है इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है, बल्कि राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, यस, ये प्रोटेक्शन करने के ही काम आता है हमारा. ठीक है, क्योंकि जब भी किसी बिल्डिंग के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का
या फिर लाइटनिंग आती है, तो ये लाइटनिंग कंडक्टर क्या करेगा, यहाँ पे कंडक्ट करके उसके जो चार्ज पार्टिकल उनको अर्थ के अंदर सेंड कर देता है बाय द प्रोसेस ऑफ अर्थिंग, और उसको प्रोटेक्ट करता है। ओके, अर्थक्वेक कैन बी प्रिडिक्टेड, क्या अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट किया जा सकता है? नो, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अर्थक्वेक को कभी भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट, ड्यूरिंग ये हमारे इसमें जो 4 क्वेश्चंस हैं, ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट, ये हमारे कंप्लीट हो गए कि अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। ठीक है, तो इसलिए अर्थक्वेक कैन बी प्रिडिक्ट के लिए हमारा आंसर रहेगा फॉल्स, और अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड होता देन ट्रू। ओके, नेक्स्ट वन, द कोज ऑफ अर्थक्वेक इज नोन बट नो इंस्ट्रूमेंट कुड बी इन्वेंटेड। ये इसका रीजन दे रखा है जो हम रीड आउट करें कि ठीक है, कोज ऑफ अर्थक्वेक को हम बता सकते हैं भी कितना नुकसान हो सकता है, बट देयर इज नो इंस्ट्रूमेंट कुड बी इन्वेंटेड। अब तक कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट नहीं हुआ जो इसको डिटेक्ट कर सके। ठीक है, हेंस अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, इसलिए अर्थक्वेक को कभी भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। Sometime a crackling sound is heard while taking off a sweater during winter, कि हम विंटर टाइम के अंदर जब अपनी स्वेटर को टेक ऑफ करते हैं, ठीक है, उस टाइम पे हमें क्रैकलिंग साउंड यानी क्रैकल साउंड क्यों सुनाई देती है, और कुछ लाइटनिंग भी दिखाई देती है। तो व्हेन ए स्वेटर इज टेकन ऑफ द वूलन स्वेटर गेट चार्ज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द स्वेटर एंड आवर बॉडी, यानी कि स्वेटर जब, और ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पढ़ा था, चार्जेस को आप कंडक्शन, कन्वेक्शन और फ्रिक्शन से भी एनर्जाइज कर सकते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर चार्ज पार्टिकल पहले से थे, ठीक है, और वुलन जो स्वेटर हमने डाल रखी थी वो जब रब करती तो उस टाइम पे उसके अंदर चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो उसी चार्ज पार्टिकल की साउंड हमें सुनाई देती है, क्रैकलिंग साउंड ड्यूरिंग द प्रोसेस। ओके, कि जब हम स्वेटर को टेक ऑफ करते हैं अपनी बॉडी से, तो उस टाइम पे स्वेटर हमारी बॉडी के साथ रब करती है, और उसी रबिंग के टाइम पे चार्ज पार्टिकल ट्रांसफर होते हैं। नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन व्हाई ए चार्ज बॉडी लूजेस इट्स चार्ज इफ वी टच। कोई भी चार्ज बॉडी है, ओके, अगर हम उसको टच करते हैं तो वो अपने चार्ज पार्टिकल को लूज क्यों करती है? इसके पीछे का रीजन क्या है? सिंपल रीजन ये रहेगा कि ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी होती है वो एक कंडक्टर का काम करती है यहाँ पे। ठीक है, कंडक्टर का काम करेंगे, और जैसे ही हम किसी भी चार्ज बॉडी को टच करेंगे, ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर उसके कुछ चार्ज पार्टिकल ट्रांसफर हो जाएंगे, और ह्यूमन बॉडी अर्थिंग करने का भी यहाँ पे प्रोसेस कर सकती है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी अर्थिंग भी यहाँ पे कर सकती है। तो होता क्या है कि जैसे हम किसी चार्ज बॉडी को टच करते हैं तो हमारी बॉडी भी उसको कंडक्ट करेगी। ठीक है, कंडक्ट करने के बाद में वो सारे चार्ज पार्टिकल कहाँ पे चले जाते हैं, अर्थ के अंदर। दैट इज वाई ए चार्ज बॉडी लोड इज चार्ज इफ वी टच इट विद आवर हैंड। दिस फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, और जिसको आप अर्थिंग भी बोल सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे हम एज ए अर्थिंग प्रोसेस भी कर रहे होते हैं। ओके, सो स्टूडेंट, कि चार्ज बॉडी को जैसे हमने टच किया उसके चार्ज पार्टिकल हमारी बॉडी के थ्रू कहाँ पे चले जाते हैं, अर्थ के अंदर। नेम द स्केल, उस स्केल का नेम बताइए ऑन विच द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक कैन बी मेजर। ठीक है, कि उस स्केल का नाम बताइए जिसके ऊपर हम अर्थक्वेक को मेजर कर सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज रिक्टर स्केल। ओके, रिक्टर स्केल। आप रिक्टर स्केल से कोई भी जो अर्थक्वेक आता है उसकी मेजरमेंट को हम नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसी के अंदर दे रखा हमें कि एक अर्थक्वेक, एन अर्थक्वेक मेजर 3 ऑन इज स्केल। स्केल के ऊपर 3 रीडिंग आई है उसकी। ठीक है, वुड इट बी रिकॉर्डेड बाय ए सिस्मोग्राफ, क्या ये सिस्मोग्राफ से रिकॉर्ड हो सकता है? इज इट लाइकली टू कॉज मच डैमेज और नॉट, क्या इसको सिस्मोग्राफ से नोट डाउन कर सकते हैं? ठीक है, और अगर ये आता है तो उससे नुकसान कितना होगा? देखते होते हैं हाई लेवल का नुकसान होगा या फिर लो लेवल का। ओके स्टूडेंट, सो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट था उसका आंसर रहेगा द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय द रिक्टर स्केल। दिस स्केल हैज रीडिंग 1 to 10, और रिक्टर स्केल पे हम 1 to 10 तक की जो रीडिंग रहेगी उसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके,
द रीडिंग ऑफ वैल्यू 3 यानी कि मैग्नीट्यूड दे रखा हमें 3 ऑन द रिक्टर स्केल वुड बी रिकॉर्डेड बाय ए सिस्मोग्राफ। ठीक है, सिस्मोग्राफ से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अगर रिक्टर स्केल एक रीडिंग देता है हमें 3 तक की, देन द अर्थक्वेक इज नॉट लाइकली टू बी कॉज मच डैमेज। और 3 तक का क्या होता है कि एक लो लेवल का बोलते हैं, जिसको हम लो लेवल का अर्थक्वेक था, जिससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। ठीक है, जनरली अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड हायर देन 5, और आमतौर पर जो अर्थक्वेक हमारे 5 पॉइंट से ज़्यादा आता है, ठीक है, जिसकी डिग्री कितनी हो 5 से ज़्यादा होती है, उसका डिस्ट्रक्टिव ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा नुकसान करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम किससे मेजरमेंट कर सकते हैं? रिक्टर स्केल जिसकी रीडिंग रहती है 1 to 10, और 3 वाले को हम सिस्मोग्राफ से भी मेजर कर सकते हो। और जिसकी रीडिंग 3 रहती है वो मच कॉज नहीं करेगा, ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा, बिकॉज क्योंकि जिनकी रीडिंग 5 से ज़्यादा रहती है उन्हीं से ही ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट वन इज सजेस्ट 3 मेजरमेंट टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग। कि आप अपने लेवल पे, ठीक है, कोई भी 3 मेजरमेंट लिखे जिनसे आप अपने आप को लाइटनिंग से प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू बुक देयर आर मैनी कॉजेज, मैनी सिस्टम्स यू कैन प्रोटेक्ट यूर सेल्फ। ओके, इंडोर एंड आउटडोर बोथ। कि इंडोर यानी कि अंदर, अगर आप घर के अंदर हो तो भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, अगर आप आउटडोर होते तो भी आप कर सकते हो। सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टे इन ए कम्प्लीटली क्लोज प्लेस। आपको एक कम्प्लीटली क्लोज प्लेस के अंदर स्टे करना है। इफ़ यू आर मूविंग इन ए कार, अगर आप अपने कार के अंदर हो, देन रिमेन देयर अंटिल द लाइटनिंग इज ओवर। और जब तक लाइटनिंग खत्म ना हो जाए तब तक आप उसी के अंदर रहें। क्लोज द विंडो ऑफ द कार इमीजिएटली। एट ए टाइम आप अपने विंडोज़ वगैरह जितने भी उनको क्लोज कर दें। डू नॉट टच एनी इलेक्ट्रिक वायर, टेलीफोन केबल्स, मेटल पाइप्स। अगर आप अपने घर के अंदर हैं तो आप कोई भी इलेक्ट्रिक वायर को टच ना करें, टेलीफोन की केबल्स को टच ना करें, लैंडलाइन से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट रहते हैं उनको आप टच ना करें। ठीक है, मेटल पाइप का भी टच ना करें। और अगर आपने अम्ब्रेला का यूज़ करें तो अम्ब्रेला का जो हमारा हैंडल होता है वो भी एक मेटल का बना होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, वो भी आपको नुकसान कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, डू नॉट बाथ इन रनिंग वाटर। चलते हुए पानी के अंदर बाथिंग क्लोज, उसी टाइम पे उसको बंद कर दें। दिस में कोज एन इलेक्ट्रिक शॉक, और उससे आपको शॉक लग सकता है। ठीक है, अगर आप ये जो पॉइंट है इनके अलावा आप अपने कुछ व्यू भी नोट डाउन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि अगर आप अपने घर से बाहर हो और किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स वगैरह दिए हो, ठीक है, कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी के अगर पोल्स वगैरह हो तो वहाँ से आप अपने आप को दूर ले जाएं। ओके, अगर आप किसी ग्राउंड के अंदर हो तो अपना जो सरफेस एरिया है, यानी आपका जो सरफेस एरिया है उसको बढ़ाने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि जितना सरफेस एरिया मिनिमाइज होता जाएगा उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट करने की पावर है वो बढ़ती जाएगी। तो आप अपने हेड को अपने दोनों टांगों के बीच में रख के और आप आराम से बैठ सकते हो, दोनों हाथों से अपने सर को कवर अप भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ अलग रीजन भी रहेंगे, इनका भी यूटिलाइज कर सकते हो। लैंडलाइन वाले जितने भी मटेरियल, जैसे लैंडलाइन फ़ोन है या फिर इलेक्ट्रिसिटी का कोई इंस्ट्रूमेंट है, उनको आप टच ना करें। ठीक है, एंटेना होती है उनका यूटिलाइज भी आप उस टाइम पे नहीं कर सकते। आजकल चलो एंटेना का सिस्टम नहीं है तो वो भी एज ए कंडक्टर का काम वहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप अपने घर से बाहर हो तो जितनी भी गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग होती है, क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर का इंस्टॉलमेंट रहती है। ठीक है, तो आप वहाँ पे अपने आप को सेफ फील कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर रहेगा तो इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस क्या हो जाएंगे, ना के बराबर, 0 हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन वाई ए चार्ज बैलून इज रिपेल बाय अनदर चार्ज बैलून। अब यहाँ पे ये बोला कि दोनों ऑब्जेक्ट हमारे सेम है, ठीक है, और अनचार्ज बैलून अट्रैक्ट चार्ज बैलून। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बताया भी, एक चार्ज बॉडी होती है वो अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है।
ठीक है, और अनचार्ज बॉडी चार्ज बॉडी को, ये तो हो जाएगा सेम फिनोमेना, ठीक है, चार्ज बॉडी को। बट अगर दो हमारे पास चार्ज बॉडी होती है, अगर हमारे पास दो चार्ज बॉडी है, ठीक है, तो चार्ज बॉडी को क्या करेंगे, हमेशा रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, रिपेल, ठीक है, चार्ज बॉडी को रिपेल करेंगे, अनचार्ज चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करेंगे। सो स्टूडेंट, द नेचर ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ बैलून। अब सरफेस ऑफ बैलून के ऊपर जो भी चार्ज पार्टिकल है वो क्या हमारे सिमिलर और सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, टू चार्ज बैलून रिपेल ईच अदर। यही रीजन है कि दोनों के पास सेम चार्ज होने के कारण वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। व्हेन चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर द अनचार्ज बॉडी, अब अनचार्ज बॉडी और एक चार्ज बॉडी, इसका मतलब दोनों के पास अलग अलग टाइप के चार्जेस हैं और अलग अलग डिफरेंट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। द अनचार्ज बॉडी एक्वायर्ड चार्ज ऑन इट्स सरफेस कॉज्ड बाय द इंडक्शन ऑफ चार्ज, पास में लेके आने से इंड्यूस हो गए चार्ज उसके अंदर, ठीक है। द चार्ज आर अपोजिट नेचर, और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ओके, सो दोनों अगर सेम चार्ज पार्टिकल है, क्योंकि चार्ज है तो सेम टाइप के होगी, सेम एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जब एक अनचार्ज है दूसरा चार्ज है तो अलग अलग हो गया, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज टू डिटेक्ट ए चार्ज बॉडी। चार्ज बॉडी को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, ठीक है, और उसका डायग्राम। सो स्टूडेंट, इलेक्ट्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रोस्कोप उस इंस्ट्रूमेंट का नेम रहेगा जो चार्ज बॉडी को डिटेक्ट करने का काम करता है। ओके, इलेक्ट्रोस्कोप कैन बी यूज टू डिटेक्ट चार्ज बॉडी इज चार्ज और नॉट, कोई बॉडी वो चार्ज है या नहीं है, वो इलेक्ट्रोस्कोप पे। तो डायग्राम कैसा रहेगा, सिंपल यहाँ पे आपको दिखा रखा, जैसे कोई भी जो चार्ज बॉडी रहेगी हमारे पास, ठीक है, कोई भी जो चार्ज बॉडी है उसको हम यहाँ पे टच करवाते हैं। यहाँ पे एक मेटल की डिस्क लगी होती है, ठीक है, एक मेटल की रोड के थ्रू वो चार्ज पार्टिकल, ठीक है, यहाँ से मूवमेंट करेंगे। और जब हमारे जो एल्यूमिनियम फॉइल के दो लीफ हमने यूज कर रखे, यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉइल के दो जो लीफ है, अगर ये लीफ एक दूसरे को रिपेल करते तो इसका मतलब हमारा जो मेटल का चार्ज और इसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट का हमने यूज किया है वो चार्ज सेम है, ठीक है। अगर ये लीफ दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते इसका मतलब हमारा मेटल का चार्ज और जो ऑब्जेक्ट हम यूटिलाइज कर रहे हैं यहाँ पे उसका चार्ज क्या है, अलग अलग है। ओके, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हमें तो चेक करना है कि उसमें चार्ज पार्टिकल है या नहीं है। अगर हमारी फॉइल कोई मूवमेंट करती है, चाहे वो अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ चार्ज पार्टिकल है। ओके, सो स्टूडेंट, इसकी वर्किंग का क्या सिस्टम रहता है सुनिए। इट कंसिस्ट ऑफ मेटल रोड, एक मेटल की रोड होती है। वन एंड ऑफ द रोड टू लीव ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल आर फिक्स, जैसे यहाँ पे देखा ना, एल्यूमिनियम फॉइल को हम फिक्स करते हैं। जैसे ही एल्यूमिनियम फॉइल को हम किसी फ्लास्क के अंदर डालते हैं, ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क जो आपको दिखाई दे रही है, और उस फ्लास्क को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाता है। आइसोलेट का मतलब कि उसमें एयर ना आ पाए, ठीक है। फिर इसको चेक किया जाता है कि अपर लेवल पे जो भी ऑब्जेक्ट हम टच करवाते हैं, अगर एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर देयर इज एनी मूवमेंट, then we can say there is some charge particle in the object. So working student, when the metal disc is touched with the charge body, the aluminum strip move away from the each other, ठीक है। This happen because some of the charge of the body are transferred to the strip through the metal rod। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि ऊपर जैसे ऑब्जेक्ट को टच करते हैं कुछ चार्ज पार्टिकल ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। दिस मेथड ऑफ चार्जिंग ए बॉडी इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। अगर हम दो ऑब्जेक्ट को टच करते हैं आपस में, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट को अगर आप इस टाइप से टच करवाते हैं तो उस टाइम पे जो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से ट्रांसफर होंगे, क्योंकि जिस चार्ज है उनमें से दूसरे अनचार्ज बॉडी के पास जाएंगे, उसको बोलते हैं कंडक्शन, ठीक है, कंडक्शन मेथड ऑफ चार्ज। आगे देखो, बोथ द लीफ ऑफ द एल्यूमिनियम फॉइल विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। जैसा अभी आपको बताया था ना कि वो लीफ
मूव अवे कब करेंगे, जब सेम टाइप के चार्जेस होंगे, ठीक है। इफ द बॉडी वाज नॉट चार्ज द लीफ ऑफ द फॉइल वुड रिमेन एज देवर बिफोर, तो उनके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो लीफ फॉइल हमारे एज इट इज रहेंगे। इसका मतलब देयर इज नो एनी चार्ज इन दी ऑब्जेक्ट। लिस्ट 3 स्टेट्स इन इंडिया वेयर अर्थक्वेक आर मोर लाइकली टू स्ट्राइक, कि हमारे इंडिया के 3 कौन कौन से स्टेट है जहां पर मोर लाइकली अर्थक्वेक अकर्स होते रहते हैं। द 3 स्टेट इन इंडिया वेयर अर्थक्वेक आर मोर लाइकली टू स्ट्राइक आर जम्मू कश्मीर, गुजरात एंड असम। जम्मू कश्मीर, गुजरात और असम ये स्टेट है, यहाँ पर अर्थक्वेक आने के चांसेस एज कम्पेयर टू अदर स्टेट काफ़ी ज़्यादा रहता है। सपोज यू आर आउटसाइड योर होम, मान लो कि आप अपने घर से बाहर हो और उसी टाइम पे कोई अर्थक्वेक आ जाता है, ठीक है, तो आप कौन कौन से प्रिकॉशन यूज करोगे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके स्टूडेंट, सो स्टार्ट, जैसे फर्स्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर भी एक्सप्लेन किया था, ट्राई टू फाउंड ओपन एरिया फ्रॉम द टॉल बिल्डिंग, क्योंकि बिल्डिंग भी उस टाइम पे अर्थक्वेक के कारण ऊपर आके गिर सकती है, तो आप टॉल बिल्डिंग से दूर रहेंगे। जितनी भी इंस्टॉलेशंस है, ठीक है, टॉल ट्री, इलेक्ट्रिक वायर, पोल्स, इन सब से आपको दूर रहना। इंस्टॉलेशन का मतलब कोई ऊपर से गिरने वाली जो चीज़ें होती है उनसे आप ज़्यादातर दूरी बनाए रखें, ठीक है। अगर आप ट्रेवल कर रहे हो कार और बस के अंदर, डू नॉट कम आउट व्हेन द अर्थक्वेक स्ट्राइक, आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव इन ओपन फील्ड, और ड्राइवर को आप ये भी कह सकते हो कि आप ओपन फील्ड के अंदर ले जाएं, ठीक है। इसके कंपैरिजन में अगर आप किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे ऊपर पेड़ पौधे दिखाई दे, तो आप अपने व्हीकल के नीचे भी ले अप कर सकते हो, ले डाउन हो जाओगे, लेट सकते हो उसके नीचे, ताकि ऊपर से अगर कोई ऑब्जेक्ट आके गिरता है तो आप उसके नीचे सेफर फील कर सकते हो। अगर आप किसी रूम के अंदर हो तो आप किसी हार्ड ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो आपके घर के अंदर जो बेंचेस हो गए, ठीक है, इस टाइप के ऑब्जेक्ट के नीचे अपने आप को ले डाउन कर सकते हो। अगर कोई ऑब्जेक्ट भी ना हो तो अपने दोनों हाथों से आप किसी हार्ड ऑब्जेक्ट की कवरेशन से आप अपने हेड को कवर अप कर सकते हो, ठीक है। द वेदर डिपार्टमेंट हैज प्रिडिक्टेड दैट थंडरस्टॉर्म इज लाइकली टू अकर ऑन सर्टेन डे, कि वेदर डिपार्टमेंट ने ये प्रिडिक्ट किया है कि थंडरस्टॉर्म एक जो आपको डे डिसाइड हुआ उस दिन आने के चांसेस है, ठीक है, और यू हैव टू गो आउट ऑन दिस डे, और आपको उस दिन बाहर जाना है। वुड यू कैरी एन अम्ब्रेला और नॉट, क्या आप अम्ब्रेला लेके जाओगे या नहीं जाओगे, ठीक है। सो स्टूडेंट, नो, वी शुड नॉट कैरी एन अम्ब्रेला, हमें छतरी का यूज नहीं करना, ठीक है। ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म विच आर अकम्पनी विद लाइटनिंग, क्योंकि उस टाइम पे लाइटनिंग का आने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फ्रॉम द क्लाउड कैन बी ट्रेवल थ्रू मेटालिक रोड ऑफ द अम्ब्रेला, और दूसरा पॉइंट, अम्ब्रेला का जो अपर पार्ट होता है वो काफ़ी शार्प होता है, और जितना एरिया कम होगा ना तो लाइटनिंग को कंडक्ट करने के चांसेस भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। दिस मे गिव एन इलेक्ट्रिक शॉक टू द पर्सन हु इज कैरिंग द अम्ब्रेला, हैंस इट इज़ नॉट सेफ टू कैरी एन अम्ब्रेला ड्यूरिंग द लाइटनिंग, और जब भी आप बाहर जाते हो तो इन चीज़ों का आपको भी ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट, मोस्ट स्टार आर मेड अप ऑफ 2 गैसेस, व्हाट आर दीज गैसेस, कि जो ज़्यादातर जो हमारे स्टार्स होते हैं वो 2 गैसेस के तो है बने हुए हैं, ठीक है, उन गैसेस के नेम बताइए। सो स्टूडेंट, आंसर इज मोस्ट स्टार आर मेड अप ऑफ मेनी 2 गैसेस दैट आर हाइड्रोजन एंड हीलियम, H2 एंड He, ओके, हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं। Does any planet give out its own light, क्या किसी प्लेनेट के अंदर ऐसी पावर है कि वो अपनी लाइट से, ठीक है, आपको दिखाई देता हो, क्योंकि हमने रीड आउट भी किया कि जितने भी जो हमारे प्लेनेट्स होते हैं वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ओके, क्योंकि उनकी सरफेस रिफ्लेक्टिव है और सन की लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है और उसी रिफ्लेक्शन के कारण वो हमें दिखाई देते हैं। सो नो, द प्लेनेट डू नॉट गिव देयर ओन लाइट, इसलिए इनको नॉन ल्यूमिनस बॉडी बोलते हैं, ठीक है, इनकी खुद की लाइट नहीं होती। दे जस्ट रिफ्लेक्ट द सनलाइट, सिर्फ सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, दैट्स हाउ वी आर एबल टू सी देम, और ये रीजन होता है कि उनको हम देख सकते हैं।
व्हाट आर द साइंटिस्ट स्टडिंग द यूनिवर्स कॉल्ड, कि वो साइंटिस्ट के क्या नाम है जो यूनिवर्स की स्टडी को करते हैं, यूनिवर्स से रिलेटेड जो नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं उनसे स्टडी करते हैं, उन साइंटिस्ट को क्या कहते हैं हम, एस्ट्रोनॉमर्स। ओके, द साइंटिस्ट हु स्टडी द यूनिवर्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। ओके, विच गैलेक्सी डू वी लिव इन, हम कौन सी गैलेक्सी के अंदर रहते हैं, विच गैलेक्सी डू वी लिव इन, वी लिव इन द गैलेक्सी कॉल्ड मिल्की वे, हम कौन सी गैलेक्सी के अंदर रहते हैं, इन द मिल्की वे। ओके, स्टार आर मेड अप ऑफ रॉक्स, स्टार रॉक यानी कि चट्टानों के टुकड़ों से बने हैं, ट्रू और फॉल्स, नो। अभी लास्ट क्वेश्चन भी हमने पढ़ा था, स्टार आर ह्यूज स्पिनिंग बॉल ऑफ ल्यूमिनस गैसेस दैट एमिट हीट एंड लाइट, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेज है ना वो मेजर रहती है। ठीक है, स्टार आर ह्यूज स्पिनिंग बॉल्स यानी कि घूमने वाली बॉल्स है, ल्यूमिनस गैसेज, ल्यूमिनस कौन सी होती है, वो ऑब्जेक्ट जो खुद की लाइट को एमिट करते हैं वो होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, इसलिए स्टार की खुद की लाइट होती है। ठीक है, प्लेनेट नॉन ल्यूमिनस बॉडी होती है जो दूसरे की लाइट से हमें दिखाई देते हैं। द सन इज हॉटेस्ट एट इट्स आउटर सरफेस, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट, क्या सन का जो आउटर सरफेस होता है वो हॉटेस्ट होता है या फिर इंटरनल या इंटरमीडिएट, कौन सा सरफेस हॉटेस्ट रहता है, तो इसमें आउटर सरफेस की बात की तो इसलिए फॉल्स। नो, द टेम्परेचर ऑफ द सेंटर ऑफ द सन इज अबाउट 14 मिलियन डिग्री सेल्सियस, वाइल जबकि आउटर सरफेस की कितनी है, ओनली 6000। सो देर आर मेजर डिफरेंस बिटवीन इंटरनल यानी कि मिड पॉइंट और एक्सटर्नल सरफेस। सो स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पे होता है, इसके सेंटर में रहेगा जो कि 14 मिलियन डिग्री सेल्सियस, और आउटर सरफेस पे ओनली 6000। ठीक है, सो स्टूडेंट ये हमारे कुछ क्वेश्चन से, सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्लस एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन अब के वो, तो चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, ओके, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।